Assalamu alaikum warahmatullahi dost and mama. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि दोस्त और शाहनवाज। Today we're going to be reading you a story from सोचने की बातें। दोस्तों और शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है, जिसमें छोटी छोटी मज़े मज़े की कहानियाँ जो कि हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें सुनाई हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम कौन सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइटल है अदना आला पर कुर्बान होता है। अदना कहते हैं लिटिल को और आला कहते हैं बेहतरीन को। तो शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मशहूर वाक़या है और हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं कि जिस वक्त हुमायूं बादशाह शेर शाह से शिकस्त खाकर भागा है, उस वक्त एक मशहूर जर्नेल बीरम खान दुश्मनों के कब्ज़े में आ गया, जिसके साथ उसका ग़ुलाम भी गिरफ़्तार हुआ। यानी कि एक बड़ा जो आर्मी का जर्नल था वो उसके आ गया, दुश्मनों के कब्ज़े में आ गया, और उसके साथ उसका जो सर्वेंट था वो भी आ गया। जब उससे पूछा गया कि बीरम खान कौन है, तो गुलाम ने कहा कि मैं हूँ। तो सर्वेंट ने कहा कि मैं हूँ बीरम खान। इस पर बीरम खान ने बहुत कोशिश की कि वो अपना आप दुश्मन पर जाहिर कर दे और उन्हें यकीन दिला दे कि मैं ही बीरम खान हूँ। ऑन द अदर हैंड जो जर्नल था वो कहता था कि मैं बीरम खान हूँ, ये तो मेरा सर्वेंट है। लेकिन सर्वेंट कहता है कि मैं हूँ बीरम खान। लेकिन इसके गुलाम ने ऐसा रंग इख्तियार किया और ऐसे तरीक़ से गुफ्तगू की कि दुश्मनों को यकीन आ गया कि वही बीरम खान है, और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद कि वो जब वो, क्योंकि वो जो सर्वेंट था वो अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर रहा था, और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये जनरल नहीं है, मैं हूँ असल में तो जनरल, और मेरा नाम बीरम खान है। तो दुश्मनों ने फिर क्या किया, उसको उसकी बात पे यकीन कर लिया और जो सच में बीरम खान था उसको छोड़ दिया, और जो असल में सर्वेंट था उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। इस तरह से जो बड़ा आदमी था, जनरल था, वो बच गया, बीरम खान यानी कि बच गया। अगरचे गुलाम ने झूठ से काम लिया, लेकिन इसमें शक नहीं कि उसने अपने आप को आका पर कुर्बान करके उसकी जान बचा ली, क्योंकि वो समझता था कि मेरे वजूद की निस्बत इसका वजूद बहुत कीमती और कारआमद है। अब देखो वो कितना अक्लमंद गुलाम था। वो जानता था कि हमें अभी आर्मी को यानी कि फ़ौज को जनरल की ज़रूरत है, वरना अगर इसका हमारा हेड ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे लड़ेगी बाकी की आर्मी। तो उसने अपने आप को जाहिर किया दुश्मनों के पास कि मैं हूँ जनरल, तो मुझको मार दो, लेकिन वो ताकि बच जाए उसका जो असल जो मालिक है, यानी कि असल जो जनरल है। अगर जो गुलाम ने झूठ से काम लिया, लेकिन इसमें शक नहीं कि उसने अपने आप को आका पर कुर्बान करके उसकी जान बचा ली, क्योंकि वो समझता था कि मेरे वजूद की निस्बत उसका वजूद बहुत कीमती और कारआमद है। चुनांचा बीरम खान हुमायूं की इस मुसीबत के वक्त में बहुत काम आया, और उसी के ज़रिए हुमायूं को बहुत सी फ़ौज मिली। अब जो बीरम खान जो जनरल था वो असल में एक बहुत बड़ा किंग था, हुमायूं उसका जनरल था, जिससे हिंदुस्तान को दोबारा फतह किया। फिर हुजूर आगे फरमाते हैं कि ये तो एक शख्स की कुर्बानी का वाक़या है, पांच जगह तो हज़ारों और लाखों इंसानों ने सिर्फ एक शख्स के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अभी करीब ही के ज़माने में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम नेपोलियन था। ये एक मामूली ख़ानदान का मेंबर और बहुत ही मामूली हैसियत का इंसान था, हत्ता कि मौरख़ीन को उसके वालिदैन के तारीख़ी हालात में भी शुबा पड़ा है, यानी कि जो हिस्ट्री को कलेक्ट करने वाले लोग हैं उनको भी समझ में नहीं आई कि इसके पेरेंट्स कौन थे और ये कहाँ से आया था ये बंदा। बाज़ इसके वालिद के मुतालिक कुछ लिखते हैं और बाज़ कुछ। ये जजीरे कार्सिका का रहने वाला था और तालीम पाने के लिए फ़रांस में आया था, लेकिन अपनी दानाई और मुल्क की खैर खाही की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ़रांस का बादशाह बन गया। और फ़रांस में जब बगावत और फसाद हुआ तो बादशाह इसी को बनाया गया। नस्ली या ख़ानदानी को तो कोई वजह ऐसी थी नहीं कि लोग उसकी तरफ मतवज्जा होते और अपना शहनशाह बनाते। अब जो लोग नस्ल दर नस्ल किंग से उसका बेटा किंग फिर उसका बेटा किंग बनते आ रहे थे, वो कंट्री के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया, वो जो नेपोलियन था क्योंकि वो कंट्री के लिए अच्छा था, उसको अपना बादशाह बना लिया, और जो असल में जो किंग्स थे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसमें जो काबिलियत और मुल्क की खैर खाही थी, उसकी वजह से ये मुकाम ऐसा हासिल हुआ कि बाज़-औक़ात लाखों हज़ारों इंसान उसकी खातिर उसकी हिफाजत करते हुए ज़िबा हो गए। आखिरी दफ़ा वाटरलू के मैदान में जब अंग्रेज़ों और जर्मनों ने उसको शिकस्त थी, उस वक्त के वाक़यात नहायत मौसर और रिकत पैदा करने वाले हैं। उसके मुतालिक उसी का एक जर्नेल लिखता है कि जिस वक्त नेपोलियन को ये धोखा लग गया कि उसने समझा कि उसकी फ़ौज का वो हिस्सा जिसे उसने पीछे अपनी मदद के लिए छोड़ रखा था बाद में आ मिले, वो आ रहा है। हालांकि आने वाली फ़ौज दुश्मन की फ़ौज थी और वो बिल्कुल करीब आ गई थी। तो ये खबर लेकर मैं ही नेपोलियन के पास गया। जिस वक्त मैं गया तो हमारी सारी फ़ौज परागंदा हो रही थी और गोला बारूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और गोला बारूद यानी कि वेपन्स जो थे सारे ख़त्म हो चुके हुए थे, और जिस आर्मी को ख़त्म हो गए थे ना इस्तेमाल कर करके, तो जो पीछे जो आर्मी थी वो नेपोलियन ने समझा कि वो उसको बाद में आके हेल्प आउट करेगी, लेकिन वो नहीं आई और आगे दुश्मन की न्यू आर्मी आ गई। आगे और पीछे दोनों तरफ दुश्मन हमला आवर था।
اس خطرناک صورت میں ہر ایک جرنیل نپولین کے پاس آتا اور کہتا کہ اب آپ میدان میں سے ہٹ جائیں، لیکن اس کا یہی جواب تھا کہ جس میدان میں میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو لا کر قربان کر رہا ہوں، اس سے خود کس طرح ہٹ جاؤں؟ میں یہاں سے کبھی نہیں ہٹ۔ اس وقت توپ خانہ کے آدمی نہتے ہو کر نپولین کے گرد کھڑے تھے، جن سے پوچھا گیا کہ جب تمہارے پاس لڑائی کا سامان نہیں تو ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے میدان سے نہیں ہٹتے کہ ہمارے ہٹنے سے نپولین پکڑا جائے گا۔ آخر اس کے گارڈ کے آدمی بھی کٹنا شروع ہو گئے، بلکہ قریباً کٹ گئے۔ کیا ہوا شاہنواز کہ نپولین جو اتنا بڑا آدمی تھا، وہ کہ اس کے پاس آرمی بھی نہیں تھی، لیکن وہ میدان کے اندر جو بیٹل فیلڈ تھی وہاں سے وہ نہیں جاتا تھا۔ لوگ اس کے جرنیل کہتے تھے کہ آپ ہٹ جائیں یہاں سے ورنہ آپ مارے جائیں گے، لیکن وہ کہتا تھا کہ میری ملک کی آرمی یہاں پر ہے اور میں کیسے ہٹ جاؤں اگر میں بھی کنگ ہوں تو وہ نہیں ہٹا اور میدان میں کھڑا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کے جو قریب کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھی مرنا شروع ہو گئے، بلکہ قریباً کٹ گئے، تو بھی نپولین میدان سے ہٹ جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کی جان نہایت خطرے میں پڑ گئی، تو 2 جرنیل آئے، انہوں نے اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں اور اب کہا کہ اب ملک کی خیر خواہی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس بارے میں آپ کی اطاعت نہ کریں، یہ کہا، اور نپولین کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑاتے ہوئے میدان سے لے گئے۔ پھر اس کے بعد جب نپولین کے جو پرسنل سیکیورٹی گارڈز تھے وہ بھی مارے گئے، تو اس کے بعد 2 بڑے جرنیل آئے، انہوں نے زبردستی اس کا گھوڑا پکڑا اور اس کو وہاں سے لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہاں سے نہ ہٹے تو اس وقت کنٹری کو زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ پورے کنٹری کو بچاتی ہے، اور اس کے لیے ہزاروں لاکھوں جانیں بھی اگر قربان کر دی جائیں تو وہ برا یعنی کہ سودا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ ایک جرنیل تھا نا، اس کا سرونٹ تھا، اس نے کہا کہ میں ہوں جرنیل اور یہ نہیں ہے، اور اس نے اپنے ماسٹر کو بچا لیا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اپنا جو ہوتا ہے ماسٹر ہوتا ہے، اپنے اوپر جو آپ کا آفیسر ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ کو ایسی ٹرکس کرنی پڑتی ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ کہانی سمجھ میں آئی ہوگی کہ ادنا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے، اور اعلیٰ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، چاہے اس کے لیے ہزاروں لاکھوں جانیں قربان کیوں نہ کر دی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ کہانی سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے